नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब काफ़ी अच्छे होंगे और आप सबकी तैयारी भी काफ़ी बेहतरीन तरीके से चल रही होगी। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम लोग इस समय यूपी पीसीएस मेंस से संबंधित जियोग्राफी की क्लास को देख रहे हैं। अभी तक हम लोगों ने इससे पिछले जितनी भी टॉपिक है उन सारे टॉपिक को कवर कर लिया है। बेसिकली आज हम लोग मानव प्रवास के बारे में बातचीत करेंगे। दोस्तों, मानव प्रवास के बारे में बातचीत करें इससे पहले हम इस टॉपिक से संबंधित कुछ ऐसी बातें हैं जो आपको बताना चाहते हैं। जैसे मैं मानता हूं कि इस टॉपिक से क्वेश्चन तभी पूछे जाने की संभावना अधिक हो जाती है जब यह टॉपिक करंट में रहे। जैसे 2018 से लेकर 2022 के बीच में यूपी पीसीएस ने इस टॉपिक से संबंधित एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा है। केवल मात्र एक क्वेश्चन पूछा 2023 में, वो भी ये क्वेश्चन करंट बेस्ड क्वेश्चन था। कहने का मतलब ये है कि क्वेश्चन कब, कहाँ से, किस समय या किस सिचुएशन में पूछे जाएंगे, इसकी समझ आपके पास अगर रहेगी तो सिलेबस का जो एक बहुत बड़ा बोझ है, मुझे लगता है कि वो थोड़ा सा कम हो जाता है। दूसरी बात, मैं हर वीडियो में आपको बता रहा हूँ कि दोस्तों अभी इस वीडियो के माध्यम से या अभी तक आप लोगों ने जो सीखा है, इससे सिलेबस के अकॉर्डिंग तैयारी को केवल 25% मानिएगा। जब हम लोग पूरी तरीके से डिजिटल तरीके से आपके सामने उपस्थित होंगे और आंसर राइटिंग फॉर्मेट में जब सिलेबस को कंप्लीट करना प्रारंभ करेंगे और करने के बाद जब हम लोग कहेंगे कि सिलेबस अब हमारी तरफ से कंप्लीट हो गया है, उसके बाद आप जियोग्राफी जो मैं या फिर जो भी सब्जेक्ट हम लोग कंप्लीट कराएंगे, उस सब्जेक्ट से संबंधित किसी भी स्टेट पीसीएस या आईएएस में संभावित जो प्रश्न स्टेट पीसीएस में आने की होते हैं, वो प्रश्न जब आप टच करेंगे तो मुझे लगता है कि आप एक बेहतर आंसर लिखने में सक्षम रहेंगे। केवल आंसर लिखना नहीं, बल्कि एक बेहतर आंसर लिखने में आप सक्षम रहेंगे दोस्तों। तो दोस्तों आइए हम लोग बातचीत करते हैं मानव प्रवास विश्व की शरणार्थी समस्या भारत उपमहाद्वीप के संदर्भ में। तो यहाँ पर देखिएगा, समझाने का प्रयास किया गया है क्या। जब मानव अथवा मानव समुदाय किसी एक भौगोलिक इकाई से दूसरी भौगोलिक इकाई में प्राकृतिक, धार्मिक, शैक्षणिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, राजनीतिक कारणों से स्थानांतरण करता है तो इसे मानव प्रवास कहते हैं। कहने का मतलब ये है, जब मनुष्य किसी एक स्थान से किसी कारण, जैसे प्राकृतिक, आर्थिक, शैक्षणिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, राजनीतिक, अन्य कोई भी कारण हो सकता है, जब मनुष्य किसी कारण से एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाता है तो उसे मानव प्रवास कहते हैं। यहाँ पर यूएनओ ने भी बताने का प्रयास किया है क्या, जनसंख्या स्थानांतरण एक भौगोलिक क्रिया है जो दो भौगोलिक इकाइयों के मध्य देखे जा सकते हैं। इसमें मानव अधिवास में स्थायी परिवर्तन देखे जा सकते हैं। तो मैं यहाँ पर थोड़ा सा आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ क्या, कि यहाँ पर आपको ज़्यादा दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। अगर क्वेश्चन पूछा गया कि मानव प्रवास क्या है, इसके कारणों की विवेचना करिए, तो इनमें से चाहो तो आप ऊपर वाला डेफिनेशन लिख सकते हो या फिर चाहो आप नीचे वाला डेफिनेशन लिख सकते हो। इनमें से कोई एक ही लिखना है आपको, ठीक है। अब यहाँ पर आप ये भी कर सकते हो कि आप कोई न्यूज़ पढ़ रहे हो या न्यूज़ में ऐसी कोई संस्था है जो मानव प्रवास को डिफाइन कर रही है, तो आप उसको भी लिख सकते हो, कोई बाध्यता नहीं है। अब यहाँ पर थोड़ा सा आप ये समझने का प्रयास करो, जैसे मानव प्रवास है तो मानव प्रवास किसी कारण से होता है। जैसे मनुष्य किसी एक स्थान से दूसरे स्थान पर तभी जाता है जब कोई कारण होता है। तो जिस स्थान से वह जाता है, अर्थात धकेलने या धक्का देने वाली जो शक्ति होती है, वहाँ पर कुछ कारण होते हैं और जहाँ पर वो जाता है कुछ कारण पर वहाँ पर जाता है। जैसे मान लीजिए वहाँ पर कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो उसके अनुकूल हैं और जहाँ पर वो रह रहा है वहाँ पर उसके अकॉर्डिंग या उसके प्रतिकूल चीज़ें हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि मान लीजिए कोई ऐसा स्थान है, ये पहला स्थान है और ये दूसरा स्थान है। पहले स्थान पर अत्यधिक जनसंख्या का घनत्व है, पहले स्थान पर प्रदूषण है, रोजगार की समस्या है, राजनीतिक अस्थिरता है, युद्धग्रस्तता है, आतंकवाद है, उग्रवाद है। और दूसरे स्थान पर रोजगार की संभावना है, आर्थिक सुरक्षा है, स्वच्छ पर्यावरण है, स्थिर राजनीतिक है, शिक्षा की संभावना है। अब मैं आपसे पूछता हूँ कि ये दोनों स्थिति क्रिएट है, तो आप किधर जाना चाहते हो? तो आप कहोगे कि सर मैं इधर तरफ जाना चाहता हूँ, अर्थात मैं इसकी तरफ जाना चाहता हूँ। तो कहने का मतलब ये है कि मानव प्रवास अपने अनुकूल परिस्थिति को ढूंढते हुए, एक मुख्य कारण को क्रिएट करते हुए एक स्थान से दूसरे स्थान को करता है। तो ध्यान में रखना, आप इसको चाहो तो अपने आप से भी डिफाइन कर सकते हो, इससे बेहतर आप खुद लिख सकते हो। मैं इसलिए कह रहा हूँ ना कि करंट का टॉपिक इसलिए है क्योंकि जब आप रोज़ न्यूज़पेपर पढ़ते हो तो न्यूज़पेपर के माध्यम से बहुत सारे ऐसे आर्टिकल्स होते हैं, बहुत सारे ऐसे न्यूज़ होते हैं जो आपको इससे संबंधित जो प्रश्न पूछे जाएंगे उसका बेहतर आंसर देने में सक्षम बनाएगा। कहने का मतलब ये है कि एक तो हमने ये समझा कि मानव प्रवास क्या होता है, दूसरी बात हमने ये समझा कि मानव प्रवास के क्या कारण है। अब यहाँ पर कारण आपको ऐसे ही बनाना है। सपोज करिए ये क्वेश्चन पूछा गया कि मानव प्रवास क्या है, उसके कारण की विवेचना करिए। तो जैसा आपने ऊपर देखा उसमें से कोई एक आपको लिख देना है और ऐसे ही फ्लो चार्ट आपको बना देनी है। और आप चाहो तो इन फ्लो चार्ट के माध्यम से, जैसे मान लीजिए आप दिखा रहे हैं कि मानव प्रवास का कारण है अत्यधिक जनसंख्या का दबाव, तो अत्यधिक जनसंख्या के दबाव को बताते हुए आप एक करंट का उदाहरण लिखेंगे,
ठीक है, क्या करंट का आप एक उदाहरण लिखेंगे। अगर आप नहीं लिख पाते हो तो आपको एक उदाहरण तो निश्चित रूप से लिखना ही लिखना होगा। दूसरी बात, प्रदूषण बता रहे हो तो इसको भी डिफाइन करते हुए आप एक उदाहरण लिखेंगे। रोजगार, राजनीतिक अस्थिरता, युद्धग्रस्तता, आतंकवाद। कहने का मतलब ये है कि कारण बताते समय आपको कारण के साथ उदाहरण भी लिखना है दोस्तों। जैसे यहाँ पर मैं आपको दिखाना चाहूँगा, ये आपको लिखना नहीं एग्जाम में, यहाँ पर मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि इस प्रकार आप चाहते हो तो लिख सकते हो। कैसे उदाहरण लिखना है, जैसे युद्ध एक कारण बताया जा रहा है कि युद्ध मानव के अंतर्राष्ट्रीय प्रवास का प्रमुख कारण है। प्रथम विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान यहाँ पर 6 करोड़ से अधिक मनुष्यों का प्रवसन हुआ। जर्मनी व पोलैंड युद्ध के समय लगभग 1 करोड़ यहूदियों का जर्मनी से निकाल दिया गया, अर्थात 1 करोड़ यहूदियों को जर्मनी से निकाल दिया गया। तो ये प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध के कारण मानव प्रवास के बारे में बताया जा रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि जिस प्रकार युद्ध से संबंधित राजनीतिक कारक देख सकते हैं यहाँ पर राजनीतिक कारण के बारे में बताया गया है। औपनिवेशिक काल में यूरोपीय उपनिवेशों ने अफ्रीका, भारत, श्रीलंका से भारी मात्रा में लोगों को खेती तथा मजदूरी के लिए उत्तरी अमेरिका, यहाँ पर रोजगार से संबंधित चीज़ें देखिए यहाँ पर दिखाने का प्रयास किया गया है। कहने का मतलब ये है कि इतना भारी भरकम तो आपको नहीं लिखना है, बट यहाँ पर थोड़ा सा मैं आपको आइडिया देने का प्रयास कर रहा हूँ कि आप शॉर्ट में लिखेंगे, लेकिन वहाँ पर कारण बताते समय उदाहरण आपको अवश्य देना है। आप देख पा रहे हैं कि शिक्षा का कारण हो सकता है, आर्थिक कारण हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर आप जब भी कारण बताएंगे तो उदाहरण आपको अवश्य लिखना ही लिखना है। यहाँ पर उच्च जीवन स्तर की चाहत भी हो सकती है मानव प्रवास के लिए। यहाँ पर देखिएगा, इसके अलावा अनेक लोग बेहतर जीवन स्तर के लिए भी प्रवास करते हैं। तो उच्च जीवन स्तर की चाहत के लिए भी मानव प्रवास हो जाता है। विवाह आदि के कारणों से, अर्थात जैसे आपने देखा कि सीमा हैदर का एक न्यूज आया था, ठीक है, तो इसको आप सीरियस नहीं लीजिएगा। एक सीमा हैदर का न्यूज आया था, तो अब पाकिस्तान से पबजी गेम के माध्यम से वो यहाँ पर शादी करके आ गई। तो कहने का मतलब ये है कि विवाह भी एक चाह है, ठीक है। तो यहाँ पर आप कई कारण दिखाकर उदाहरण भी दिखा सकते हो। यहाँ पर थोड़ा सा छोटा सा इन्फॉर्मेशन आप सभी के लिए है कि यूपीपीसीएस मेंस हैंड राइटिंग टॉपर्स नोट प्रोवाइड किया जा रहा है उत्तर प्रदेश विशेष पेपर 5 और 6 के लिए। जैसा कि बहुत सारे लोगों के लिए ये परेशानी का विषय था, लेकिन हम लोगों ने इसको ख़त्म कर दिया है। यूपीपीसीएस मेंस टॉपर्स पूरी तरीके से हाथ से लिखा गया है। और यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसकी क्या क्वालिटीज़ है। जैसे पाठ्यक्रम का विश्लेषण किया गया है, पाठ्यक्रम प्रश्न उत्तर के रूप में कवर किया गया है, मैप फिगर का समावेश, सरल और सहज भाषा का प्रयोग किया गया है। पूर्व अर्थात जो 2023 के प्रश्न पूछे गए हैं, अध्यायवार आपको इसके प्रश्न मॉडल आंसर देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पर उत्तर प्रदेश विशेष पेपर 5 और 6 के लगभग 300 प्लस क्वेश्चन को विश्लेषण किया गया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये जो है नोट्स, इसकी जो प्राइस है इस समय 499 रुपीज़ है। दोनों आपको दे दिया जाएगा, पीडीएफ फॉर्मेट में होगा। बहुत सारे लोग मैसेज करते हैं कि सर पीडीएफ फॉर्मेट में होगा या फिर हार्ड कॉपी होगा। देखिए 499 रुपीज़ में आपको पीडीएफ फॉर्मेट में दिया जा रहा है। दूसरी बात, जब आप मैसेज करेंगे इस नंबर पर, ये जो नंबर है, जब आप इस पर मैसेज करेंगे तो 29 पेज का आपको डेमो भेजा जाएगा दोस्तों, ठीक है। 29 पेज का आपको डेमो भेजा जाएगा। आप देखकर अच्छे से उसको समझकर कि आपके हिसाब से नोट्स आपके लिए सही है या नहीं, फिर आप इसको परचेस कर सकते हैं। वहाँ पर सारी प्रोसेस आपको बताई जाएंगी दोस्तों। ये उसके कुछ डेमो हैं, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि उत्तर प्रदेश में मनाए जाने वाले विभिन्न त्योहारों का उल्लेख करिए, फिर यहाँ पर मॉडल आंसर यहाँ पर दिया गया, ठीक है। तो ये यहाँ पर इसके कुछ डेमो हैं, देख सकते हैं। यहाँ पर डेमो आपको दिखाने का प्रयास किया जा रहा है। अब यहाँ पर देखिएगा दोस्तों, यहाँ पर जो 2023 में क्वेश्चन पूछा गया था इससे संबंधित, दक्षिण एशिया में रोहिंग्या शरणार्थी पर प्रकाश डालिएगा। तो यहाँ पर दक्षिण एशिया में रोहिंग्या शरणार्थी से क्वेश्चन पूछा गया। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि रोहिंग्या म्यांमार के रखाइन प्रांत के मुस्लिम जाति अल्पसंख्यक समूह है। कई पीढ़ियों से म्यांमार में रहने के बावजूद उन्हें नागरिकता से वंचित कर दिया गया था। तो ये देख सकते हैं कि भारत उपमहाद्वीप के संदर्भ में जो सिलेबस में दिया गया है उसी से संबंधित ये क्वेश्चन पूछा भी गया है, ठीक है। तो अभी तक केवल एक क्वेश्चन पूछा गया, वो भी दक्षिण एशिया में रोहिंग्या शरणार्थी से संबंधित। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये जो क्वेश्चन पूछा गया कोई नई बात नहीं है। आप कहेंगे कि भैया मैं कैसे पता लगाऊं कि ये क्वेश्चन यहीं से पूछे जाने की संभावना है। यही क्वेश्चन टू द पेस्ट 2017 में, क्या 2017 में बिहार पीसीएस में पूछा गया था, अर्थात बीपीएससी में ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो यहाँ पर जो प्रकाश डालने के बारे में कही गई है, तो एक तो यहाँ पर देख सकते हैं कि रोहिंग्या शरणार्थी के बारे में संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद के अनुसार रोहिंग्या शरणार्थी दुनिया की सबसे बड़ी राज्यविहीन आबादी बन गए हैं। एक मानवीय संकट है, एक चुनौती के रूप में है, और इनका समाधान क्या हो सकता है। तो यहाँ पर मानवीय संकट के बारे में बताया गया, ठीक है। मानवीय संकट के बारे में क्या बताया गया, वर्ष 2017 में म्यांमार सेना द्वारा रोहिंग्या के विरुद्ध आक्रामक अभियान चलाया गया, जिससे वे अपना देश छोड़ शरणार्थी बनने पर मजबूर हो गए। कहने का मतलब ये कि 2017 में म्यांमार सेना द्वारा रोहिंग्या शरणार्थियों के विरुद्ध एक आक्रामक अभियान चलाया गया था, जिससे वे अपना देश छोड़कर शरणार्थी बनने पर मजबूर हो गए। दूसरा है, शरणार्थी के रूप में बांग्लादेश, भारत, थाईलैंड, नेपाल जैसे देशों में जीवन यापन करने हेतु पलायन किए हैं। दूसरा है, ये सर्वाधिक संख्या में बांग्लादेश में हैं, अर्थात आप ये कह सकते हो कि बांग्लादेश में जो है ये रोहिंग्या शरणार्थी सर्वाधिक मात्रा में हैं। और इससे संबंधित क्या चुनौतियां हो सकती हैं, तो यहाँ पर देखिएगा कि इन शिविरों में बदहाल व्यवस्था, भोजन, घर, स्वास्थ्य, शिक्षा, पेयजल की कमी हुई है। कम पढ़े होने के कारण रोजगार का अभाव है। पैसों
एवं सुविधा आदि के नाम पर ये समुदाय मादक पदार्थों की तस्करी में लिप्त रहते हैं, जिससे आंतरिक सुरक्षा से संबंधित संकट आदि उत्पन्न हुए हैं। रोहिंग्या कैंपों में सशस्त्र संघर्ष, अपहरण आदि की बढ़ती घटनाएं भी एक चुनौती हैं, जैसे बांग्लादेश के कॉन्ग्स बाजार में रोहिंग्या शरणार्थियों के साथ होने वाली घटनाएं। तो यहाँ पर ये चुनौतियाँ हैं और इसके समाधान के बारे में बताया गया है क्या कि स्थायी समाधान के रूप में रोहिंग्याओं को उनके मूल स्थान भेजना उचित विकल्प है। बांग्लादेश, भारत आदि देशों द्वारा संकट का स्थायी समाधान तलाशने की कोशिश की जा रही है। अब यहाँ पर छोटा सा निष्कर्ष दिखाने का प्रयास किया गया है कि रोहिंग्या संकट दक्षिण एशिया के जटिल मुद्दों में से एक है। रोहिंग्या शरणार्थियों के अधिवास एवं कल्याण को बढ़ावा देने हेतु वैश्विक स्तर पर वैश्विक संस्थाओं को मिलकर समाधान करने की ज़रूरत है। तो यहाँ पर आप मेरे बोलने की स्टाइल पर न जाएं कि मैं कैसे बोल रहा हूँ, मैं अच्छे से बोल पा रहा हूँ कि नहीं बोल पा रहा हूँ। कहने का मतलब ये है कि आप हमारे केवल पर्पज को समझिए कि मैं क्या बताना चाहता हूँ। तो यहाँ पर ये इसका मॉडल आंसर है, आप देख सकते हो, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। वरना जब आप नोट्स परचेस करोगे तो आपको एक व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ा जाएगा और वहाँ पर ये नोट्स जो है भेज दिया जाएगा, ये PDF आपको भेज दिया जाएगा दोस्तों। तो ठीक है, तो हमने ये समझाने का प्रयास किया। और यहाँ पर एक बात ये है, जैसे आपसे यहाँ पर ये पूछा जा सकता है कि मानव प्रवास के क्या प्रभाव हो सकते हैं। भाई मानव प्रवास होंगे तो कुछ समस्याएं क्रिएट होंगी। तो यहाँ पर देखिएगा, आप खुद भी खुद कह सकते हो, जैसे यहाँ पर वे स्थान है जहाँ से मनुष्य जा रहा है और यहाँ पर वे स्थान है जहाँ पर जाके वे बस रहा है। तो यहाँ से वो क्यों जा रहा है, कुछ कारण है। यहाँ पर ये क्यों आ रहा है, कुछ कारण है। तो यहाँ पर सपोज करिए कि यहाँ पर रोजगार की समस्या थी, प्रदूषण थी, ठीक है। अगर यहाँ से यहाँ मनुष्य जब आएगा तो सामान्य सी बात है कि जनसंख्या घनत्व में वृद्धि होगी, लोगों की जनसंख्या में वृद्धि होगा। तो जब जनसंख्या में वृद्धि होगा तो पर्यावरण प्रदूषण बढ़ेगा। जब जनसंख्या में वृद्धि होगा तो रोजगार की समस्या होगी। जब जनसंख्या में वृद्धि होगा तो बिजली, पानी आदि की समस्या होगी, साफ सफाई की समस्या होगी। जब जनसंख्या बढ़ेगी तो आर्थिक समस्या होगी, राजनीतिक अस्थिरता रहेगी, शिक्षा की संभावना कम हो जाएगी, मलिन बस्तियों का प्रभाव जो है ज़्यादा होगा। तो यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि जब आप चीज़ों को डायनेमिक तरीके से पढ़ोगे तो चीज़ों को आप खुद भी एक्सप्लेन करने में सक्षम रहोगे। और मैं कह रहा हूँ कि ठीक है, फिर भी आप नहीं सोच पा रहे हो तो हम हैं, जब हम लोग थोड़ा सा लैपटॉप वगैरह की व्यवस्था कर रहे हैं और जब डिजिटल तरीके से आएंगे तो एक एक चीज़ क्लियर की जाएंगी दोस्तों। जो रोहिंग्या शरणार्थी से संबंधित क्वेश्चन पूछा गया ना, जब मैं आपको इससे संबंधित आंसर राइटिंग करवाऊंगा तो आप कहेंगे कि यार मतलब ये कैसे क्वेश्चन हो सकता है, इतना पुराना क्वेश्चन कैसे पूछा गया, ठीक है, जो कि 2017 में BPSC में क्वेश्चन पूछा गया है, कोई नई बात नहीं है, ठीक है। तो तनाव नहीं लेना है, बस यही कहूँगा कि अच्छे से पढ़ाई करिएगा। जितना प्रयास हम लोगों से हो रहा है हम लोग कर रहे हैं, आप लोग भी शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और दोस्तों मैं प्रयास कर रहा हूँ कि बहुत जल्द हम लोग कोर्स लॉन्च करेंगे और उसमें GS पेपर 1, 2, 3, 4, 5, 6, ठीक है, इसको हम लोग पेपर वाइज कंप्लीट करने का प्रयास करेंगे। तो अब चूँकि देखिए, मैं ये नहीं कह सकता हूँ कि 2024 के लिए मैं आपके साथ खड़ा हूँ, लेकिन हाँ जितना प्रयास हो सकता है उतना मैं कर रहा हूँ। आप लोगों की भी सपोर्ट की आवश्यकता है, वैसे भी आप लोग बहुत सपोर्ट कर रहे हो दोस्तों, ठीक है। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत। अच्छे से तैयारी करिएगा।